हैदराबाद के राजेंद्र नगर इलाके में तेलंगाना की नई हाई कोर्ट बनेगी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत और तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी ने मुश्तरका तौर पर यहां का दौरा किया। इस मौके पर जस्टिस सूर्यकांत ने हाई कोर्ट जोन 2 इमारत के तामीराती कामों का संगे बुनियाद रखा। तकरीब में हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जस्टिस अपरेश कुमार सिंह, सुप्रीम कोर्ट और तेलंगाना हाई कोर्ट के जज साहिबान समेत आला हुक्काम भी शरीक हुए। बताया गया है कि बुधवेल में जदीद सहूलियात से आरास्ता नए हाई कोर्ट कॉम्प्लेक्स की तामीर जारी है, जबकि दूसरे मरहले के तहत जज साहिबान के रिहायशी क्वार्टर्स की तामीर के लिए भी संग बुनियाद रखा गया। इस मौके पर जज साहिबान और सीएम रेवंत ने खिताब किया। We are gathered on a very special day for a very special occasion. It is an honor to be here with the top legal minds of India. A day like this comes, but rarely in the life of any political leader. In India, one may build a temple or a mosque, a church or a gurudwara. It would be a rare opportunity to politicians. But to build a court complex, a campus for justice, it is like building a temple for people of all faiths. In our democracy, the three branches operate with autonomy, interdependence, and respect for each other: legislature, executive, and judiciary. For a common citizen, the court represents the final door to knock, the last resort. Therefore, it is a great opportunity for me, maybe a lifetime, that my government could initiate the project to build a new high court complex for Telangana. Many governments and chief ministers in the past would have taken up this project, but for some reason it was felt for many governments to undertake this noble task. Friends from media, ladies and gentlemen, I have come to believe over a long career in judiciary that now I have spent almost 23 years, that every undertaking reveals itself in three stages. Its beginning reveals the intent, its middle demonstrates perseverance, and its conclusion shows whether the promise was fulfilled. Today, we are in the midst of a significant undertaking. Zone 1 of the High Court of Telangana complex is already under construction, and we have gathered here to commence Zone 2. तमिलनाडु के जिले पुदुक कोटाई में असेंबली इंतखाबात की इंतखाबी मुहिम जारी है और इसी दौरान रियासत के नायब वजीर आला उदयनिधि स्टालिन ने एक जलसे आम से खिताब किया। इन्होंने एतमाद जाहिर किया है कि एमके स्टालिन दोबारा वजीर आला मुंतखब होंगे। डीएमके उम्मीदवार मुथुराजा के हक में मुहिम चलाते हुए उन्होंने कहा कि इस बार भी जीत में कोई शक नहीं है। उदयनिधि स्टालिन ने बीजेपी पर इल्जाम आयद किया कि वो तमिलनाडु में दाखिल होने के लिए AIADMK को नकाब के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। इन्होंने आवाम से सवाल किया कि क्या तमिलनाडु के लोग इस तरह की सियासत को कबूल करेंगे। इस मौके पर इन्होंने AIADMK लीडर ई पलानीस्वामी को वजीर आजम नरेंद्र मोदी की कठपुतली करार दिया और इल्जाम लगाया कि मरकजी हुकूमत रियासत को अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश कर रही है। 2019 ஆண்டு அந்த திட்டத்தை அதிமுக அரசு கைவிட்டுருச்சு. ஆனா நம்முடைய முதலமைச்சர் பார்த்தாரு, இந்த லேப்டாப் யாருக்கு அதிகமா பயனுள்ளதா இருக்கும்? கல்லூரி படிக்கிற மாணவர்களுக்கு இன்னும் பயனுள்ளதா இருக்கும். மேற்படிப்பு படிக்க, ஒரு இடத்துக்கு போய் வேலைக்கு சேர, ப்ராஜெக்ட் ரிப்போர்ட் ரெடி பண்ணு, கல்லூரி மாணவர்களுக்கு லேப்டாப் கொடுத்தா அதிகமா பயனுள்ளதா இருக்கும்னு 10 லட்சம் கல்லூரி மாணவ மாணவிகளுக்கு இன்னைக்கு லேப்டாப் கொடுத்திருக்கிறோம்.
तमिलनाडु असेंबली इंतखाबात 2026 की मुहिम के दौरान सियासी बयानबाजी में शिद्दत आ गई है, जहां हुक्मरान जमात डीएमके और अपोजिशन के दरमियान लफ्जी जंग जारी है। चेन्नई में इंतखाबी जलसे के दौरान वजीर आला एमके स्टालिन ने अपनी पार्टी के मंशूर को सुपरस्टार करार दिया है। मकबूल फिल्मी गीत गुनगुनाकर कारकुनों का जोश बढ़ाया। इन इत्तलात के मुताबिक डीएमके ने इस बार अपने मंशूर को अवामी फलाही स्कीम्स और तरक्याती वादों पर मबनी करार दिया है। इसी दौरान इन्होंने अपोजिशन पार्टी एआईएडीएमके के लीडर ए पलानीस्वामी पर तनकीद करते हुए कहा कि वो झूठ फैला रहे हैं और उनके बयानात पर एक किताब लिखी जा सकती है। दूसरी जानिब डीएमके के तर्जुमान श्रवानन ने मरकजी वजीर पीयूष गोयल को निशाना बनाते हुए कहा कि वो खानदानी सियासत पर बात करने का कोई हक नहीं रखते। 2030 ஆண்டுக்குள்ள தமிழ்நாட்டை எப்படியெல்லாம் வளர்த்தெடுக்க போகிறோம்னு தொலைநோக்கு கொண்ட செயல் திட்ட அறிக்கையா திமுகவுடைய தேர்தல் அறிக்கையை வெளியிட்டிருக்கிறான். அதாவது நம்ம சூப்பர் ஸ்டாரை களத்தில் இறக்கி நான் பிரச்சாரத்தில் இறங்கி இருக்கிறேன். ஒரு பாட்டு வரும், சூப்பர் ஸ்டார் யாருன்னு கேட்டா சின்ன குழந்தைங்க சொல்ற பாட்டு ஞாபகம் இருக்கு அவங்களுக்கு. அந்த மாதிரி இது சூப்பர் ஸ்டார். இப்போ எல்லாரும் இதை தான் பேசுறாங்க. This is an allegation which has been made against our leader Mr. M.K. Stalin too, and he proved that he is a worker of the party. He is the one who is the ideological leader to take over the party, and he has been successful in the last 5 elections. Imagine this with what's happening in BJP or ADMK or any other party. In all of these parties, they have dynasties coming in. Mr. Piyush Goyal or Mr. Modi did not have any problem to ally with Mr. Uddhav Thackeray. They did not have any problem to ally with Mr. Chandrababu Naidu. Without Mr. Chandrababu Naidu's help, the government will not float. He did not have any issues when they made Mr. Nitish Kumar's son and minister there in Bihar. So what dynasty is he speaking? And Mr. Piyush Goyal himself is a nepo kid. So what dynasty is he talking about? The मरकजी वजीर पीयूष गोयल तमिलनाडु में बीजेपी की इंतखाबी मुहिम में मसरूफ हैं और उन्होंने खानदानी सियासत पर कांग्रेस और डीएमके को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। इन्होंने कहा कि डीएमके में इख्तदार एक ही खानदान तक महदूद होकर रह गया है और करुणानिधि के बाद एमके स्टालिन फिर उदयनिधि स्टालिन और उनके बेटे इनवानिधि को अब मुस्तकबिल की मुमकिना वज़राए आला के तौर पर पेश किया जा रहा है। पीयूष गोयल ने इल्जाम आयद किया कि इस तरह की सियासत जमहूरी इख्तियार के खिलाफ है और अवाम को इस पर गौर करना चाहिए। उनके बयान को तमिलनाडु की सियासत में खानदानी निज़ाम पर जारी बहस का हिस्सा करार दिया जा रहा है। There is no right that a person in the BJP will straight away become the Prime Minister or Chief Minister. You have seen, we have had 2 Prime Ministers, Mr. Atal Bihari Vajpayee and now Mr. Narendra Modi. Nobody from their families are in politics. They also have families. Nobody is in politics. My father was in politics, but that did not automatically make me a leader. I worked for 40 years. When my father had passed away in 2008, he passed away. My mother had retired in 2004. I was not even Bombay General Secretary, sorry. I was Bombay Secretary, Mumbai Secretary. So you can imagine it's the lowest post in Mumbai. When my father had passed away. After my father had passed away, the party decided, based on my work of, at that point of time, 86, 96, 24 years. At that point of time, I had already worked 24 years as an ordinary karyakarta, doing wall painting, going and putting up banners, going door to door for prachar. Party at that time decided that they wanted me in Delhi. They took me to Delhi.
तमिलनाडु असेंबली इंतखाबात 2026 के सिलसिले में रियासत में सियासी सरगर्मियां तेज हैं और जिले तिरुपतूर के वानियमबाड़ी हलके में डीएमके इत्तेहाद के हलीफ जमात इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के उम्मीदवार एसएसबी सैयद फारूक ने मुख्तलिफ सियासी व समाजी रहनुमाओं से मुलाकातें की। इन्होंने ताज़ा तौर पर वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के मुकामी कायदीन और कारकुनान के साथ एक इजलास में शिरकत की, जहां इंतखाबी हिकमत अमली और बाहमी ताउन पर तबादले ख्याल किया गया। याद रहे कि उन्होंने ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमिलनाडु सदर टीएस वकील अहमद से भी मुलाकात की थी। इसी के लिए विनिंग कैंडिडेट आली जनाब केरला के तिरुवनंतपुरम में कांग्रेस रुकने पार्लिमान रेणुका चौधरी ने मीडिया से बात की। इस मौके पर इन्होंने वजीर आजम नरेंद्र मोदी पर तंज करते हुए कहा कि वो हालिया दिनों में फिल्मों पर तबसरा कर रहे हैं, जिससे जाहिर होता है कि उन्हें ये फिल्में देखने का वक्त मिला। रेणुका चौधरी ने कहा कि वो फिल्में देखने के बजाय पार्लियामेंट में अहम उम्र पर तवज्जो मरकूज रखती हैं। Honorable Prime Minister giving film reviews in his meeting yesterday about Kerala Story and some other film, Durandar. So I'm very happy. Kashmir Files. So he seems to have found the time to watch these films because I haven't had the time. We had more important issues in Parliament which we had to debate, whether it was the transgender bill, whether it is the Andhra AP reorganization bill. We had important issues to the budget. So it's very good that Prime Minister is giving us free film reviews that we can see. And like a colleague of mine just said, he may be reviewing Kerala Story. The story is here in Kerala where Congress will make this part of Kerala history, where this election will be won with a resounding victory. Because the citizen, the people in this state have woken up and they have understood what is really happening here. If you go to see what is happening, the crime against women, I mean, this confuses me. This is one of our most literate states.